हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से वेलकम है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन और फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको पता होगा कि उनका जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी और फिज़िक्स है, ठीक है ना, यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान है। तो उसी में हमने क्या कर रखा है, हम जो आपके चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, आपका एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं और इन्हीं एमसीक्यूज़ में हम क्या कर रहे हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स करा रहे हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है ताकि आपका उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी छूटे ना, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो थर्ड है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, ठीक है। तो यानी आवर्त सारणी आप सीधा कह सकते हैं। तो आवर्त सारणी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे किसने इसकी खोज की, कौन से आवर्त में क्या था, ठीक है, किसके आधार पे था, और आवर्त सारणी में जो गुण होते हैं उनके, वो हम अलग से पी ब्लॉक डी ब्लॉक जब करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गुणों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं नहीं तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये जिस नियम के आधार पे बनी है वो किसने प्रस्तुत की। आपके ऑप्शन है मेंडलीफ ने, बी है मोजले ने, सी है डोबेराइनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मोजले ने, ठीक है। देखो मोजले ने क्या कहा था कि जो आपके किसी भी तत्व, जो आवर्त सारणी के जो तत्व हैं, ठीक है ना, उनके जो गुण हैं, तो ये किसके आवर्त होते हैं, तो ये आपके परमाणु क्रमांक, ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है इनका, परमाणु क्रमांक, तो ये परमाणु क्रमांक के आवर्तित होते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती होते हैं। देखो आवर्ती कहने का मतलब है कि एक समय के बाद, जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन इधर आपका एस ब्लॉक में रहता है और उधर आपका क्या रहता है, यहाँ पे पूरा बीच में स्पेस रहता है और यहाँ पे आपका लास्ट में क्या रहता है, सॉरी, हाइड्रोजन क्या होता है, एच ओनली, इधर स्पेस रहता है और इधर क्या रहेगा, हीलियम, ठीक है। फिर वापस से क्या होता है, हीलियम के आगे ना बढ़ के फिर वापस से यहाँ पे लिथियम हाइड्रोजन के नीचे आ जाता है। ऐसे ही क्यों, क्योंकि जो आपका लिथियम होता है ना, ठीक है, हाइड्रोजन तो 1 होता है, लिथियम क्या होता है 3, लेकिन ये लिथियम की जो गुणधर्म होते हैं, गुण होते हैं, ये किससे मैच कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन से मैच कर रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, और मेटल की तरह बिहेव करना, सुचालक होना, तो ये हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको कहाँ रख दिया गया है, एस ब्लॉक में, यानी हाइड्रोजन के नीचे रख दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि एक यानी निश्चित आपके उसके बाद परमाणु क्रमांक के बाद जो उनका गुणधर्म है वो क्या हो रहा है, वापस से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ कुछ गुणधर्म जो मेन होते हैं वो आपस रिपीट हो रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है आधुनिक आवर्त का नियम, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो किसके आवर्ती फलन होंगे, परमाणु क्रमांक के। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु क्रमांक याद रखना, ठीक है। तो आधुनिक के लिए परमाणु क्रमांक। उसके बाद है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंडलीव की आवर्त सारणी निर्भर करती है, ठीक है। अब एक आवर्त सारणी आधुनिक से पहले मेंडलीव ने दी थी, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये आवर्त सारणी किस पे डिपेंड करती थी, ए परमाणु भार पे, बी परमाणु क्रमांक पे, सी परमाणु ऊर्जा पे, ठीक है। देखो जैसे आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कहा गया था कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, वैसे मेंडलीव ने कहा था परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी इनका कहना था कि क्रमांक के हिसाब से वो क्या रिपीट नहीं करते हैं, ये परमाणु भार के हिसाब से क्या करते हैं, वापस से रिपीट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ दोष भी थे, जैसे ये जो हाइड्रोजन होता था उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, यानी हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कहाँ पे रहेगा, एक तो ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। दूसरा इनको क्या करना पड़ा था कि काफ़ी, जैसे आपका आई है, आई यानी आयोडीन है, इसका परमाणु भार जो होता है 127 पॉइंट कितना होता है 9, ठीक है, 127.9 होता है, जबकि इसके बाद वाला जो टी होता है इसका परमाणु भार कितना होता है 127.6 होता है। तो आप देख रहे हो जो परमाणु भार जिसका ज़्यादा है उसको आगे, देखो ये 9 है, ये 6 है, उसको पहले रख दिया, और जिसका कम है उसको बाद में रख दिया। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, क्योंकि गुणधर्म बाद में क्या कर रहे थे, मिल नहीं रहे थे, मैच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है।
तो यही क्या थे, इसके दोस्त भी थे। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस पे डिपेंड कर रही थी, परमाणु भार पे, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सुचालक धातु का उदाहरण है, ठीक है। देखो धातुएं तो सारी सुचालक होती, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अधातु होगा, तो इसको अ बना लेना, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सुचालक अधातु है, देखो धातुएं क्या करती हैं, जो यानी जिनमें से विद्युत आपकी विद्युत बहती है, ठीक है ना, यानी जिनमें से आपकी करंट बहेगी, ऐसी धातुएं जिनमें से करंट बहेंगी उनको क्या कहेंगे, सुचालक। और जिनमें से नहीं बहेंगी, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, कुचालक। अब जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जब भी तार, बिजली के तार वगैरह छूने होते हैं तो प्लास्टिक के कहते हैं प्लास्टिक के शूज़ पहनो या ग्लव्स पहनो, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, यानी उसमें से विद्युत नहीं जाती है। अब देखो ये डिपेंड, अब ये ऐसा क्यों होता है कि किसी में से तो विद्युत जा रही है, यानी करंट जा रही है, किसी में से नहीं जा रही। तो ये डिपेंड करता है इनके इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी, यानी कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन नहीं देता है, ठीक है। तो धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होगा, सुचालक, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो सुचालक, और जो नहीं देगा वो कुचालक, इसका अपोजिट। यानी अधातुएं इलेक्ट्रॉन नहीं देती हैं, इसलिए क्या रहती हैं, कुचालक रहती हैं, लेकिन धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसलिए क्या रहती हैं, सुचालक रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपके ऑप्शन है, ए ग्रेफाइट, बी आयोडीन, सी ठोस कार्बन, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक ऐसी अधातु है जो क्या करती है, अधातु है लेकिन फिर भी सुचालक है, फिर भी उसमें से करंट बहेगी, ठीक है। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो क्या है, आपकी सुचालक है। देखो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन, कार्बन क्या है, पी ब्लॉक का और एक अधातु है, तो कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है। और आयोडीन भी आपका क्या है, पी ब्लॉक का ही है, और ये भी क्या है, अधातु है। और ठोस कार्बन, देखो ठोस कार्बन आपका धातु होता है, लेकिन अगर गैस कार्बन हो, ठीक है, ठोस की जगह क्या हो, गैस अगर कार्बन हो, तो गैस कार्बन भी आपका क्या होता है, गैस कार्बन भी क्या होगा, यहाँ पे गैस कर देना, ठीक है। गैस कार्बन भी क्या होगा, आपका सुचालक होगा। तो एक गैस कार्बन और एक ग्रेफाइट, ये दो ही क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं, और दोनों ही क्या रहते हैं, आपके सुचालक रहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, धातुओं का गुण नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है। ए आघातवर्धता, बी कुचालक, सी चमकीले, ठीक है। तो आपको पता होगा, पहले तो सबसे ये आघातवर्धता क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आघातवर्धता क्या है। यानी अगर आपने कभी कोई पत्थर लिया छोटा सा, ठीक है, उसको अपने हथौड़े से पीटा, तो क्या हो जाएगा, इसके आपके दाने दाने हो जाएंगे, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आप क्या करोगे, किसी आयरन की एक रोड को रॉड को लोगे, ठीक है, तो रॉड यानी जो आयरन का क्या होता है, सरिया जिसको आप कहते हैं, ठीक है, रॉड, उसको लोगे और उसको पीटोगे, तो वो क्या होता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं होता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं आघातवर्धता, यानी आपने पीटने पर भी जो टूटे नहीं, ठीक है। और उसके बाद है बी कुचालक। देखो अभी हमने पढ़ा धातुएं क्या होती है, सारी सुचालक होती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। चमकीले, तो सारी धातुएं कैसे होती हैं, चमकती हैं, ठीक है। तो धातुओं का गुण कौन सा नहीं है, कुचालक, क्योंकि सारी धातुएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी सब में करंट पास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चमकीली अधातु का उदाहरण है, यानी ऐसी अधातु जो क्या करती है, आपकी चमकती है। तो आपको बताना है कौन सी चमकती है। देखो अभी हमने पढ़ा धातुएं चमकती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं भी होती हैं जो चमकती हैं, जैसे ए आपका हो गया आयोडीन, बी फास्फोरस, सी एल्यूमिनियम। तो आयोडीन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो क्या करती है, चमकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लोथल मेयर वक्र आधारित है, ठीक है। तो लोथल मेयर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक वक्र यानी ग्राफ बनाया था। तो आपको बताना है ये जो ग्राफ था ये किस पे आधारित था। आपको ऑप्शन ए है परमाणु ऊर्जा के आवर्ती फलन पे, बी है परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन पे, सी है परमाणु भार के आवर्ती फलन पे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु भार के आवर्ती फलन, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही आपसे मोस्टली पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि यूके SSS ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछते हैं, तो इसलिए आपसे केवल ये पूछ सकता है कि लोथल मेयर वक्र किस पे आधारित है। तो आपको क्या बताना है, परमाणु भार के आवर्ती फलन पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7,
विकृत परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है। ठीक है, विकृत परमाणु कहने का मतलब कोई अलग परमाणु, जैसे कोई पड़ा हुआ परमाणु जैसे FeM, ठीक है, इसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित, मान लो यहाँ पे NH3 है, ठीक है, एक NH3 है और एक Fe हमने रख दिया है, Fe नहीं F फ्लोरीन होगा, ठीक है, Fe कट कर देना, क्योंकि F भी क्या होता है अपने आप में, Fe अपने आप में एक धातु होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, तो F फ्लोरीन ये क्या है, P ब्लॉक का है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ये अमोनिया है, अमोनिया का जो N है, नाइट्रोजन, इसके ऊपर जो दो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, यानी इस गुण को हम क्या कहेंगे, जब कोई विकृत, विकृत कहने का मतलब अलग पड़ा हुआ परमाणु किसी दूसरे यौगिक या परमाणु से के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, बी इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतता, सी उपरोक्त दोनों। देखो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतता, दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कंपाउंड के खींचे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतता में क्या होता है कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। जैसे अगर मैं मान लो FeH की बात करूँ, ठीक है, FH आपका, ठीक है, इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होता है, अब इसमें जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको जो F होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि F की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन विद्युतता, लेकिन जो यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो खींच रहे हैं, नहीं तो अलग अलग हैं, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हैलोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम है। ठीक है, देखो पहला वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, लेकिन जो आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकते हैं वो इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो जो हैलोजन फैमिली होती है, ठीक है ना, आप सभी को पता है जो ग्रुप 17 होता है P ब्लॉक का, उसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इस फैमिली की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका क्रम है, यानी जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का क्रम क्या है। ए ऑप्शन है आपका Cl की सबसे ज़्यादा होती है, फिर F की, फिर Br की, और फिर सबसे कम I की। बी है आपका कि नहीं, F की, जो F है यानी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, Cl की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। ठीक है, सी है आपका नहीं, आयोडीन की सबसे पहले ज़्यादा होती है, फिर Br की यानी ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, और फिर फ्लोरीन की। ठीक है, देखो ये अभी हमने बताया, आप देखो आपको पता होना चाहिए कि जिसका जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो होता है साइज, ठीक है, दूसरी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो साइज आप यहाँ पे देखोगे साइज पे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होता है ग्रुप में जैसे नीचे जाएंगे तो ये घटती जाएगी, आपको यहाँ पे साइज़ पे देखना है। देखो साइज़ क्या होता है आपका, जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज़ बढ़ते जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है, साइज़ के अपोजिट होती है, यानी अगर साइज़ बढ़ रहा है यानी उनका आकार, ठीक है ना, आकार, जो परमाणु का आकार है अगर वो बढ़ते जा रहा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल करने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट होना चाहिए कि एफ का साइज सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो एफ जो होता है इसका साइज छोटे होने के कारण ये एफ माइनस में नहीं रह सकता, यानी खींच तो लेगा लेकिन स्टेबल नहीं है वो। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण जो Cl है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, एफ से ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बी या सी में से दोनों एक चूज़ कर लेते हैं, अगर किसी को पता ना हो आकार के बारे में, ठीक है, कि आकार के बेस पे होता है तो वो आपका सी को, क्योंकि सी का बड़ा होता है तो उसको चूज़ कर लेंगे, या कोई बी को कर लेंगे जिनको आकार के बारे में पता होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि, क्योंकि ये जो एफ़ होता है इसका एफ ही जो माइनस होता है वो क्या करता है आपका रह नहीं पाता, क्योंकि इसका आकार इतना छोटा होता है। ठीक है,
कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको अपने पास रख नहीं पाता है, ठीक है। तो इसलिए Fe से ज़्यादा Cl का हो जाता है, तो Cl का सबसे ज़्यादा होगा, फिर F का, फिर Br का और फिर I का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे आयनन एंथैल्पी का मान। आपको बताना है कि जब आप आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाएंगे, ठीक है, यानी H से He की तरफ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें जो आपका आयनन एंथैल्पी होता है उसका मान बढ़ेगा, घटेगा या आपका बराबर रहेगा। तो ऑप्शन ए है कि घट जाएगा, बी है कि बराबर रहेगा, सी है कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनन एंथैल्पी क्या है। आयनन एंथैल्पी यानी किसी के भी जो लास्ट कक्षक होता है, ठीक है ना, यानी जैसे हाइड्रोजन का लास्ट कक्षक क्या होता है, हाइड्रोजन में एक ही होता है, तो 1s होगा, ठीक है, 1s 1 होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, किसी का भी लास्ट कक्षक। तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं Na का, ठीक है। तो Na का मान लो, Na का जो लास्ट कक्षक क्या होता है, जैसे Na का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s1। तो ये Na का होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। तो अब इसका जो लास्ट कक्षक है वो क्या है, 3s1। तो इस 3s1 में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो निकालने में जो भी हमें एनर्जी लगेगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को आपको अगर यहाँ से निकालना है तो निकालने के लिए जो भी आपको एनर्जी लगेगी, जो भी ऊर्जा आपको लगेगी, उसी को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको बताना है कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, यानी मान लो हम आपका हीलियम से जा रहे हैं, सॉरी हीलियम नहीं, लिथियम से जाएंगे, कहाँ तक, लिथियम से आपका जाते हैं और नियोन तक जाते हैं, ठीक है ना, Ne। तो लिथियम के बाद क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, उसके बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियोन, ठीक है। तो जब हम ऐसे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो साइज़ है वो छोटा होता रहता है, ठीक है ना, इनका आकार क्या करेगा आपका, घटते रहेगा। अब आकार क्यों घटता है, क्योंकि देखो जो ऑर्बिटल्स का नंबर है वो सब में बराबर रहता है, फिक्स है, ठीक है। तो यानी आपका जैसे अगर आप देखोगे उसमें लिथियम में, ठीक है, लिथियम का क्या होता है आपका, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 2s1, ठीक है। इसका लास्ट का क्या होता है, 2s1, ठीक है। और वहीं अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ये तो हीलियम का, लिथियम का था। ऑक्सीजन का अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, ठीक है। तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें भी दो ही कक्षक हैं, एक है 1 वाला, एक है 2 वाला, ठीक है। और इसमें भी दो ही है, एक 1 वाला, एक 2 वाला, यानी जो कक्षक है वो बराबर होते हैं, लेकिन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ती रहती है, बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो उनका नाभिक होता है वहाँ पे जो आपके प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या भी बड़ी होती है। और ये प्रोटॉन क्या करता है ना, जितने ही प्रोटॉन बढ़ेंगे उतने ही ये कक्षकों को अपनी तरफ खींच लेता है, अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है। और अंदर की तरफ खींचने से क्या होगा आपका, इसका साइज छोटे होते रहता है, और साइज छोटा होते रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपकी लगानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो आपका जो आयनन एंथैल्पी है जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगी, घटती है, सॉरी बढ़ती है, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ही कोश के उपकोष उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन एंथैल्पी का क्रम है, ठीक है। तो एक ही कोश के उपकोषों से, अगर मान लो कि आपका कोश एक ही है, ठीक है ना, मान लो आपका 3s की बात करें हम, 3s है, 3 ही p है और 3 ही आपका d है और 3 ही f है, वैसे तो होता नहीं है, ठीक है, 3d होता है, 3f, हाँ 3f है, ठीक है। तो अब देखो इनका जो कोश है वो एक ही, यानी सबका 3 है नहीं, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। तो अब आपको बताना है कि इनमें से अगर हम किस में से इलेक्ट्रॉन निकालें कि हमारी सब इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। तो एस से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, या पी से निकालें, या डी से निकालें, या एफ से निकालें,
ठीक है। तो आपके ऑप्शन भी ऐसी हैं, जैसे फर्स्ट है आपका कि पी से सबसे ज़्यादा, फिर एस से, फिर डी से, फिर एफ से। बी है आपका कि एफ से सबसे ज़्यादा, फिर डी से, फिर पी से, फिर एस से। सी है एस से, फिर पी से, डी से और एफ से। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर आपका जो सी होता है वो करेक्ट होता है, ठीक है। तो जो एफ ऑर्बिटल होता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उपकोष एक ही होना, सॉरी कोष एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी से, फिर डी से और फिर एफ से, ठीक है। तो गाइस आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज़ होती है यहाँ पे फिनिश होते हुए, तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। और जो भी हमने यहाँ पे पढ़ाया है आपको क्या करना है, उसको अच्छे से एक बार फिर से अगर आपको चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको भी आप नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उनको करने में हेल्प करती हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।